तो बच्चों हम सबको नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है और बायो में 350 प्लस। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के 10 का दम। और आज के क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीट 2015 के। तो देखते हैं बच्चों, पहला सवाल है डीएनए इज प्रेजेंटेड। तो बच्चों आप जानते हो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहां होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? नेकेड डीएनए न्यूक्लियोइड 04। यूकैरियोटिक सेल में कहां होता बच्चों? क्रोमोसोम के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चों यहां पर दिया है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट। कहां नहीं होता? पहला दिया क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन इज राइबोसोम, थर्ड इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बेटा थ्योरी दी थी मर्गुलियस ने, जिन्होंने दी थी सिम्बियोटिक थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और उन्होंने क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर माना था। आप कई बार ये भी सवाल पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। तो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में बच्चों होते हैं डीएनए। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं और कुछ के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई अगर अपनी कुछ प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर लेंगे तो फिर उनका डीएनए होगा, उनका एमआरएनए, उनका प्रोटीन। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होगा और न्यूक्लियस में तो होता ही है। तो सही ऑप्शन क्या मिला? राइबोसोम। अब राइबोसोम को किसने खोजा था? पैरेट में, एनिमल सेल में। प्लांट में रॉबिन्सन ब्राउन ने। क्या करता है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इसमें डीएनए नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज सेकंड। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बच्चों जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है पोर्टर का नाम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है बच्चों इसमें? सिस्टर्नी, वेसाइकिल एंड ट्यूब्यूल। और इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किससे होती है बच्चों? गोल्जी बॉडी से। अब दोनों में सिस्टर्नी, वेसाइकिल, ट्यूब्यूल है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोस्केलेटन ऑफ सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? क्या पढ़ा था? 2 पार्ट में, स्मूथ एंड रफ। तो रफ होता है ग्रैनुलर, स्मूथ होता है एग्रैनुलर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं राइबोसोम, और ये क्या करते हैं बच्चों? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड। स्मूथ ऑक्सीडेशन नहीं करता है फॉस्फोलिपिड का, रफ सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, और यहां पे दिया रफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। गलत हो गया। ये सवाल था एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 133। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन ए रिंग गर्डेड प्लांट, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 192, क्वेश्चन है 2015 का। इन ए रिंग गर्डेड प्लांट। अब गर्डलिंग क्या होती है बच्चों? गर्डलिंग में हम लोग पौधे से बाहर से फ्लोएम को हटा देते हैं। अब जब फ्लोएम हट जाएगा तो क्या होगा? आप जानते हैं फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम के? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो बच्चों पत्ती में खाना बनता है और ये फूड ट्रांसलोकेट करता है किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। एक और सवाल पूछा जाता है, किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। एक और सवाल पूछा जाता है, इसके लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? बोरान। तो ये सब साथ में देखते चलिए अच्छे से। तो अगर आप गर्डलिंग कर दोगे तो बाहर से फ्लोएम हट जाएगा। तो जब फ्लोएम हटेगा तो क्या होगा? पत्ती में जो खाना है वो नीचे नहीं आएगा, और जब पत्ती में बना हुआ खाना नीचे नहीं आएगा तो रूट की डेथ हो जाएगी।
तो क्या होगा, रूट विल डाई फर्स्ट एंड अल्टीमेटली टोटल प्लांट विल डाई। तो इन ए रेन गार्डेड प्लांट सूट विल डाई फर्स्ट। अरे भाई सूट क्यों मरेगा, क्योंकि सूट को पानी मिलेगा जाइलम से, जाइलम अंदर होता है तो रूट अपना पानी तो भेजता रहेगा ना। रूट विल डाई फर्स्ट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूट एंड रूट डाई टुगेदर, नहीं बच्चों, रूट विल डाई फर्स्ट, नाइदर रूट नॉर सूट विल बी डाई, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज 2। चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। Which of the following are the important floral reward to the animal pollinator? NCERT 2 पेज नंबर 30। अब आपने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा है, दोनों को फायदा होता है, प्लस प्लस एसोसिएशन है, इंटरेक्शन में आपने इकोलॉजी में पढ़ा है, पेज नंबर NCERT 2 में दिया है। तो NCERT 2 में ये 2 जगह दिया है, एक तो दिया है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म और दूसरा दिया इकोलॉजी में इंटरेक्शन में। तो यहां पेज नंबर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का NCERT 2 पेज नंबर 30। अब यक्का प्रोनोवाबाद के बारे में पढ़ा है कि यक्का प्रोनोवाबाद दोनों में क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। यक्का क्या करता है, पॉलिनेट होता है और प्रोनोवाबाद के बच्चे को रहने की जगह देता है अपने ओवरी के लैक्यूल में, और प्रोनोवाबाद के बच्चे को रहने की जगह मिलती है और साथ में कुछ सीड भी मिलता है। यहां पर क्या सवाल है ये देखते हैं। Which of the following are the important floral reward to the animal pollinator? तो जो एनिमल पॉलिनेटर है उनको बोलते हैं नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन। पहला दिया कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, भाई इंसेक्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन, न्यूट्रिशन के लिए पौधा देगा नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, नहीं, प्रोटीन पेल्किन एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको वाइड सेंस में सोचिएगा, अलग अलग इंसेक्ट को अलग अलग चीजें फ्लावर से मिलती है और ज्यादातर क्या मिलती है रिवार्ड में, नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन। और इंसेक्ट क्या करता है बच्चों, पॉलिनेशन। याद रखिएगा पॉलिनेशन बच्चों बायोटिक और एबायोटिक दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है बायोटिक, और बायोटिक में भी ज्यादा होता है इंसेक्ट से। एक बात और याद रखिएगा, पॉलिनेशन में बेटा हम लोग बोलते हैं फिली और डिस्पर्सल ऑफ सीड में बोलते हैं हम लोग कोरी। तो डिस्पर्सल ऑफ पॉलिन इज फिली, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कोरी। हाइड्रोफिली, डिस्पर्सल ऑफ पॉलिन बाय वाटर। एनिमोफिली, डिस्पर्सल ऑफ पॉलिन बाय एयर। जूफिली, डिस्पर्सल ऑफ पॉलिन बाय एनिमल। तो इसी तरह से बेटा अगर हम लोग इसको कोरी कर देंगे ना, हाइड्रोकोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड, जूकोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो हाइड्रोकोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, जूक्लोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल, एनिमोकोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एयर। तो ये फिली और कोरी देखिएगा, फिली इज पॉलिन एंड कोरी इज सीड। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज 2। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism? तो sexually reproducing organism में जेनेटिक वेरिएशन का रीजन। तो पहली बात तो समझ लो कैरेक्टर किससे आता है, डीएनए से आता है। क्या होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम रिएक्शन, और रिएक्शन से कैरेक्टर डिफरेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन के लिए डीएनए में चेंज आना चाहिए, क्रोमोसोम में चेंज आना चाहिए, और डीएनए और क्रोमोसोम में चेंज किससे आता है, रिकॉम्बिनेशन से। किससे आता है, रिकॉम्बिनेशन से। एक और सवाल पूछा गया है, फेयर यू विल गेट मच मोर वेरिएशन इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में। तो किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 रीजन है, एक तो 2 डिफरेंट सेट के क्रोमोसोम आ जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो गैमीट बनते समय रिडक्शन डिवीजन होता है उसमें मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। तो जितना ज्यादा जीन और क्रोमोसोम के जीन के रिकॉम्बिनेशन होंगे, क्रोमोसोम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतना ज्यादा वेरिएशन होगा। तो पहला दिया है बच्चों इसमें ऑप्शन ट्रांसडक्शन। ये बेटा क्वेश्चन है आपका NCERT 2 पेज नंबर 137 से। पहला दिया ट्रांसडक्शन। आप बेटा जानते हो कि ये एक तरह का मेथड है जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है विद द हेल्प ऑफ वायरस। दूसरा दिया क्रोमोसोमल एब्रेशन। बच्चों ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज है। जेनेटिक ड्रिफ्ट,
ये जानते हैं, इसको हम लोगों ने इवोल्यूशन में पढ़ा था। जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2-3 चीजें याद रखिए, एक तो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, एक सडन होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। एक बात याद रखना बहुत अच्छे से, जो ऑप्शन हम लोग वेरिएशन के लिए, म्यूटेशन के लिए लगाते हैं, वही इवोल्यूशन के लिए लगाते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन क्या होता है? सडन होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, रेयरली यूजफुल होता है। उसी तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, बाई चांस होता है और अचंभा करने वाला होता है। जो होना था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। अब हम लोग बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मल्टीपल एलील। अब बेटा यहाँ पर एलील क्या है? जीन के 2 या 2 से अधिक फॉर्म को एलील बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं स्टूडेंट तो ये जीन है, राम श्याम एलील है। अगर हम बोल दें लेंथ तो ये जीन है, बड़ा छोटा एलील है। अगर हम बोले कलर तो ये जीन है, रेड व्हाइट ये क्या है? एलील है। तो नेचर में जीन कम होते हैं, एलील ज्यादा होते हैं। और एलील बनते कैसे हैं? जीन में, जीन के 2 या 2 से अधिक फॉर्म को एलील बोलते हैं, ये ज्यादातर म्यूटेशन से बनते हैं। तो नॉर्मली बेटा एक जीन के एलील होते हैं 2, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन के 1 से ज्यादा एलील होते हैं, तो इनको बोलेंगे मल्टीपल एलील। जैसे आपने ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस देखा था, मल्टीपल ग्रुप का, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। तो क्रोमोसोम की वो प्लेस जहां पर जीन होता है उसको लोकस बोलते हैं। और चूंकि एलील जीन के ही फॉर्म है, इसलिए जितने भी मल्टीपल एलील होंगे जीन में, क्रोमोसोम में, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन क्या होगी? सेम। तो मल्टीपल एलील ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम बिल्कुल गलत, एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम बिल्कुल गलत, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। क्योंकि एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक फॉर्म होते हैं, इसलिए इनकी लोकेशन क्रोमोसोम में क्या होगी? सेम होगी। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कोई मतलब नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज 3। अब बेटा हम लोग चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो बच्चों, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 179 से ये सवाल है। ये देखते रहिए कि सारा का सारा सवाल एनसीईआरटी की लाइन से आता है, और आपका भी पूरा पेपर एनसीईआरटी की लाइन से ही आएगा। और एक एक करके आपको हम सब याद करा देंगे एनसीईआरटी की लाइन, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। यहां पर दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ब्लड सबसे कॉम्प्लेक्स है, ब्लड में सारी चीजें। अब उससे कार्बोक्सिल्स निकाल देंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, और ब्लड क्लॉटिंग के बाद जो लिक्विड बचेगा उसको सीरम बोलेंगे। उसमें क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं होगा। और जो प्लाज्मा होगा उसमें ब्लड कार्बोक्सिल्स नहीं होंगे, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर होगा। अब इतनी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग इसको देखते हैं। तो प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। भाई प्लाज्मा में कोई ब्लड कार्बोक्सिल्स नहीं होगा, ये कह रहे केवल लिम्फोसाइट, तो इसका मतलब दूसरे ब्लड कार्बोक्सिल्स हो गए। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और हमने फार्मूला बताया था नो लॉन्गर मंकी इट्स बनाना, तो कह रहे केवल लिम्फोसाइट हटा दो। नहीं, प्लाज्मा में कोई भी ब्लड कार्बोक्सिल्स नहीं होगा। सीरम, सीरम ब्लड प्लस फाइब्रोनोजिन। तो पहली बात तो ये है कि ब्लड प्लाज्मा लिम्फ सीरम में कोई भी ब्लड से कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सीरम वो फ्लूइड है जो ब्लड क्लॉटिंग के बाद बचता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड कार्बोक्सिल्स कुछ नहीं होंगे। तो सेकंड ऑप्शन ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। तो भाई लिम्फ में याद रखिएगा केवल लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट से लिम्फ का नाम बना। तो आरबीसी नहीं होंगे, सारे डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन डी, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 179। अब बेटा अगला सवाल है एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 274 से, इकोलॉजी का सवाल है। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट चेंज इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ हर्बिवोरस इन ग्रासी फील्ड, ए पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेस दैट। ऐसा बेटा ग्राफ वाला सवाल बहुत जरूर पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी बताया था कि ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, अपने आप ही आपको उसका ऑप्शन क्लिक कर जाएगा। तो जरा देखिए जो बी है इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, और जो ए है टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो रहा है।
तो अब जिसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी को फूड मिल रहा है, वही रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसी की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहां देखिए पॉपुलेशन किसकी बढ़ रही है, बी की। अब लोग ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस प्लांट डिक्रीज, नहीं भाई देखिए बी इंक्रीज हो रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है, गलत हो गया। पॉपुलेशन बी कंप्लीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन बी की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए फूड के लिए ज्यादा सक्सेसफुल कंपटीशन कर रहा है, लेकिन नहीं लगाएंगे जब तक चारों ना बढ़ ले। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग्स देन पॉपुलेशन बी। देखिए ना इसका नंबर तो डिक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा पॉपुलेशन कहां बना रहा है, गलत हो गया। पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बी। अगर पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी के मेंबर को कंज्यूम करता तो फिर पॉपुलेशन ए बढ़ना चाहिए था, पॉपुलेशन क्या बढ़ रहा है, बी। तो सेकंड ऑप्शन देख लीजिए फिर से। पॉपुलेशन बी कंप्लीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। जिसको फूड मिलेगा वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोडक्शन करेगा, उसी का नंबर बढ़ेगा। तो नंबर बढ़ रहा है किसका बच्चों, बी का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सेकंड। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता भी है नॉर्मली 17%। ऐसे सवाल में बेटा याद रखिएगा, आप जानते हैं कि पेयरिंग डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ए किससे पेयर करता है, टी से, और जी किससे पेयर करता है, सी से। तो हम लोग इसको याद करते हैं AT2 GC3। देखिए जी में ई आ रहा है, सी में ई आ रहा है, थ्री में ई आ रहा है, तो AG में ट्रिपल बॉन्ड होगा और AT में डबल बॉन्ड होगा। एक आध बार बेटा ये भी सवाल पूछा गया है कि आपको डीएनए के बेसिस दे देते हैं, पूछते हैं किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही टूटने में टाइम लगेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उस डीएनए का लगाइएगा जिसमें जी और सी ज्यादा हो। यहां पर हम देखते हैं, अच्छा अगर आपको कोई भी एक बेस दे दिया जाए, कोई भी एक बेस, तो टोटल को 100 मान लेंगे और बाकी बेस कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है साइटोसिन 17% दिया है। तो साइटोसिन बच्चों किससे बाइंड करता है, ग्वानिन से। तो 17% ग्वानिन हो गया, तो 17% साइटोसिन है, तो 17% ग्वानिन होगा। तो 17 कितने हुए, 34। तो 100 को 34 से माइनस कर लीजिए, 100 से 34 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 66। तो 80 कितने होंगे, 33%। अब देखते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, यस। पहला ऑप्शन है 34 ग्वानिन, 34 एडेनिन। अब देखो पहले ऑप्शन में दिया है एडेनिन और थायमिन 24.5%, और ग्वानिन कितना दिया है 34%, गलत है। क्यों, क्योंकि जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 17% दिया है और 17% दे दिया ग्वानिन भी, लेकिन एडेनिन और थायमिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए दोनों बराबर नहीं है, जितना एडेनिन होना चाहिए उतना थायमिन होना चाहिए, गलत हो गया। अब 17% आपका साइटोसिन है, तो ग्वानिन देखिए 17% ठीक है, बाकी दोनों में 33, तो 17 33 100 हो गया, सही हो गया बिल्कुल। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन सी। Which of the following cry-gene code for the senses which can control the carn borer effectively? आप बेटा जानते हैं कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको हम लोगों ने बोला था बीटी कॉटन। वही ये सवाल है आपकी बुक में बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोसेस में दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइजीन बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन टॉक्सिन बनाता है वो क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल से बना क्राइजीन। विच कैन कंट्रोल द कार्न बोरर इफेक्टिवली, Cry1AB। आप जानते हो Cry1AC और Cry2AB, ये दोनों किसके लिए है, कॉटन बालवर्म के लिए। और Cry2AC कोई ऐसी जीन है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। तो ये बेटा 10 क्वेश्चन थे अलग अलग टॉपिक के। देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।